देखो जरा पेज नंबर 69 पे आओ और पेज नंबर 69 पे क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसमें क्या बोल रहा है, अ बॉय इज पुशिंग अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस 0.5 मीटर। तो जो भी रिंग है, रिंग का मास कितना दिया है, रिंग का मास दिया है 2 kg। रिंग का रेडियस कितना है, तो रिंग का मास 2 kg, रिंग का रेडियस 0.5 मीटर। With a stick as shown in figure, the stick applied a force of 2 Newton on the ring and rolls it without slipping with an acceleration of 0.3 meter per second square। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे हो गई एक रिंग और जो भी रिंग है, रिंग कहां पे है, ग्राउंड पे, और यहां पे शो कर रहे हैं इस तरह से कि स्टिक। अच्छा, जो भी स्टिक है वो क्या कर रही है, जो भी स्टिक है वो रिंग को यहां पे क्या कर रही है, पुश कर रही है, जिसके कारण ये रिंग वहां पे क्या करेगा, रोल करेगा। अच्छा, अब रिंग इस डायरेक्शन में रोल करेगा नहीं रोल करेगा, जब इस तरह से हम स्टिक से फोर्स लगाएंगे तो ये रिंग इस डायरेक्शन में रोल करेगा, और जब ये रोल करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसी आएगी कि नहीं आएगी वहां पे, यानी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ ये क्या करेगा, रोल करेगा। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसका जो एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए मान लिया है, और ए की वैल्यू वहां पे कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, फ्रिक्शन कहां पे, the coefficient of friction between the ground and the ring, the coefficient of friction between the ground and the ring is large enough that rolling always occur and the coefficient of friction between the stick and the ring is, तो दोनों के बीच का सरफेस रफ है कि नहीं है, रिंग और स्टिक, इनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दिया हुआ है P/10। अच्छा, ये सरफेस भी कैसा है, रफ, लेकिन फ्रिक्शन कैसा है, अबे यहां पे सरफेस रफ है, और सरफेस अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा तो ये स्लिप कर पाएगा क्या, अबे प्योर रोलिंग कब होती है, कब होती है प्योर रोलिंग, अबे प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन की कुछ मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ना, फ्रिक्शन अगर उससे कम हुआ तो, फ्रिक्शन अगर उससे कम हुआ तो बॉडी वहां पे क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो क्वेश्चन में अगर बोल रहा है फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो बॉडी की वहां पे क्या हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है। अब क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है पी की वैल्यू। अब सबसे पहले क्या करो, तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। सबसे पहले ये जो रिंग है, इस रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। अच्छा, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्टिक है, स्टिक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है और फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 न्यूटन। बोलो अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला सबसे पहले इस रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। चलो बोलो, रिंग के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस शो करेंगे, अबे एक तो शो किया तुमने वहां पे इसका वेट, दूसरा क्या शो किया, नॉर्मल, फिर नॉर्मल होगा mg होगा। अब अच्छा, अब ये बताओ जरा, ये जो रिंग है, ये रिंग कैसे रोटेट कर रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये तुम्हारी स्टिक है, तो स्टिक के रेस्पेक्ट में रिंग का ये पॉइंट ऐसे ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इन दोनों के बीच में स्लिपिंग है कि नहीं है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा भाई, किस पे, अबे ये स्टिक है, और जो भी रिंग का पॉइंट कांटेक्ट में आएगा वो ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा,
नीचे की ओर। तो ध्यान रखना यहां पे जो फ्रिक्शन आएगा वो स्टैटिक नहीं होगा, और वो क्या होगा, काइनेटिक होगा। समझ में ये जो पॉइंट है कांटेक्ट में, ये रोटेशन के कारण कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और जिस डायरेक्शन में पॉइंट जाएगा उसके ऑपोजिट वहां पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, है ना। फिर अबे और भी कोई फोर्स होगा या नहीं होगा, ये जो स्टिक रहेगी ये स्टिक भी क्या करेगी, कुछ फोर्स लगाई नहीं लगाएगी, और वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे, वो फोर्स को हम बोलेंगे यहां पे, भाई स्टिक कितने फोर्स लगा सकती है, स्टिक अपने कांटेक्ट के कारण एक तो नॉर्मल अप्लाई करेगी, दूसरा क्या अप्लाई करेगी, फ्रिक्शन। और तो यहां पे एन होगा, एम जी होगा, एन डैश होगा, एफ के होगा, और कुछ होगा क्या, वही तो पूछ रहा हूं। हाँ तो कहां होगा, ग्राउंड का फ्रिक्शन राइट की ओर होगा या लेफ्ट की ओर होगा, लेफ्ट को होगा। हाँ क्यों होगा लेफ्ट को, बोल जरा। हाँ अबे ये बताओ मुझे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन कैसा चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अभी टॉर्क किसका बन रहा है, अबे सेंटर ऑफ मास के अबाउट अभी टॉर्क किसका बन रहा है, इस फ्रिक्शन का बन रहा है। कैसा टॉर्क बन रहा है, क्लॉकवाइज। और हमें कैसा चाहिए, तो फ्रिक्शन कहां होना चाहिए, जो भी ग्राउंड का फ्रिक्शन है वो राइट की ओर होना चाहिए, और वो फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक होगा। जब फ्रिक्शन राइट की ओर होगा तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करेगा। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या, इसका कोई फोर्स है क्या, नहीं। अब लिखो इक्वेशन, क्या लिखोगे तुम, भाई बॉडी यहां पे प्योर रोल कर रही है। अब रोलिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी बार रोटेशनल मोशन। हाँ बोलो, अभी इक्वेशन क्या लिखी पहले बताओ मुझे। हाँ क्या बोल रहे हैं, जो नॉर्मल रहेगा वो किसके बराबर, तो जो भी नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल हो गया किसके बराबर, एम जी प्लस एफ के बराबर। बताओ यही इक्वेशन है कि नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी प्लस एफ के। फिर एन डैश, अबे एन डैश माइनस क्या होगा, एफ एस। नेट फोर्स को क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे वहां पे, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन है। अब रोटेशनल मोशन अगर कंसिडर करोगे तो नेट टॉर्क किसका ज्यादा होगा, एफ एस का। तो क्या लिखोगे वहां पे, एफ एस इंटू आर माइनस एफ के इंटू आर इक्वल्स टू क्या हो गया, ICM इंटू अल्फा। तो यहां पे हो जाएगा एफ एस माइनस एफ के इंटू आर, ICM कितना, रिंग है ना वहां पे, तो रिंग हो जाएगा वहां पे एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ये हो गई इक्वेशन 3। और चौथी इक्वेशन क्या होगी, ACM इक्वल्स टू आर अल्फा। देखो यही इक्वेशन है कि नहीं वहां पे। अच्छा बताओ एन डैश की वैल्यू क्या लेंगे, अभी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि नहीं दिया है वहां पे, द स्टिक अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन द रिंग। तो क्या लिखे वहां पे, अब क्वेश्चन देखो है क्या, क्वेश्चन में थोड़ी क्लियरिटी नहीं है। किस चीज की क्लियरिटी नहीं है, अभी क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है स्टिक ने, स्लेंडर ये स्टिक ने रिंग के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया, और बेसिकली अगर देखोगे स्टिक कितना फोर्स अप्लाई करती है, नॉर्मल भी किसने अप्लाई किया है, स्टिक ने, फ्रिक्शन भी किसने अप्लाई किया है। तो वैसे अगर देखो तो वैसे तो हम बात करते हैं टोटल कांटेक्ट फोर्स की,
और जो टोटल कांटेक्ट फोर्स होता है वो क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस क्या होगा। तो यहां पे ये फोर्स की वैल्यू दी है क्या, नहीं। अगर ये लेके चलोगे तो आंसर कभी आएगा ही नहीं। तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्लियरिटी देनी थी, ये जो फोर्स है ना 2 न्यूटन, वो बेसिकली बोलना चाहता है नॉर्मल को। लिख लो। वैसे अगर कोई पूछता है कि स्टिक ने कितना फोर्स अप्लाई किया, तो स्टिक ने नॉर्मल भी अप्लाई किया है, स्टिक ने क्या अप्लाई किया है, फ्रिक्शन भी। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो 2 न्यूटन है वो किसकी वैल्यू लेके चलनी है, वो वैल्यू हमें लेके चलनी है किसकी, एन डैश की। अब बताओ, सबसे पहले एन डैश की वैल्यू पुट करी नहीं पुट करी, कितनी है एन डैश की वैल्यू, 2 माइनस एफ एस, मास कितना है 2, एक्सलरेशन, तो चेक करो यहां से तुम्हें एफ एस की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, कितना आ गया एफ एस, 2 माइनस 0.6 यानी कितना 1.4 आ रहा है फ्रिक्शन की वैल्यू। अब एफ एस मिल गया तो क्या करोगे यहां से, और अब इक्वेशन लिखिए, अब तुम्हें सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 से हमें एफ एस की वैल्यू मिल गई, अब क्या करें, 3 में पुट करें, अबे हाँ है ना। इक्वेशन अगर 3 में पुट करोगे तो एफ एस कितना 1.4 माइनस एफ के, आर कितना हो गया 0.5, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर इंटू क्या था अल्फा। अब यहां पे अननोन क्या हो गए, एफ के और अल्फा। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखे वहां पे, अबे अल्फा की जगह हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एसीएम बाय आर, एसीएम मतलब ए बाय आर, तो पुट कर दो इस अल्फा की जगह वहां पे। अब अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से हमें एफ के की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो चेक करो एफ के की वैल्यू कितनी, आती है कुछ एफ के की वैल्यू 0.8, इतनी आ रही है एफ के की वैल्यू। अब एफ के कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं म्यू इंटू एन डैश। देखो चेक करो सही लिखा है नहीं लिखा वहां पे, अबे एफ के की वैल्यू 0.8 है तो एफ के को अब तुमने म्यू इंटू एन डैश लिखा कि नहीं लिखा। अब एन डैश कितना था, अबे एन डैश की वैल्यू यहां पे क्या थी, तो एन डैश हो गया 2 इक्वल्स टू कितना 0.8, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, और यहां पे म्यू की वैल्यू कितनी दी है, यहां पे म्यू की वैल्यू दी है p/10। कंपेयर करो जरा इसको, जब यहां पे म्यू को कंपेयर करोगे तो 4/10, तो जब कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4 वहां पे। तो चेक करो आंसर क्या दिया होता है इसका,
लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रोलिंग ऑन अ प्योर रोलिंग ऑन अ मूविंग सरफेस, प्योर रोलिंग ऑन अ मूविंग सरफेस। अब देखो यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करो, और डायग्राम में क्या शो कर रहे हैं, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक प्लैंक है। अच्छा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने प्लैंक का मास कितना लिया, m। तो ग्राउंड के ऊपर प्लैंक है, प्लैंक का मास m। इस प्लैंक के ऊपर हमने क्या किया, एक सिलेंडर को लाके प्लेस किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सिलेंडर है, सिलेंडर का मास m, रेडियस कितना r। कुछ नहीं बोलेगा तो सिलेंडर कैसा, सॉलिड। और इस सिलेंडर के ऊपर या इस प्लैंक के ऊपर अब हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स F। अच्छा, क्वेश्चन में यह भी गिवन है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ग्राउंड और प्लैंक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो सरफेस है वो सरफेस वहां पे क्या है, रफ। और क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि फ्रिक्शन वहां पे क्या है, सफिशिएंट है। बताओ फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट हुआ तो इस सिलेंडर का क्या होगा, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट हुआ तो इस सिलेंडर की वहां पे प्योर रोलिंग होगी कि नहीं होगी वहां पे। अच्छा, अब बताओ जब हम प्लैंक को खींचेंगे तो ये सिलेंडर कहां जाएगा। देखो अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, तो बताओ जो प्लैंक वाला ऑब्जर्वर रहेगा उसको सिलेंडर ऐसा पीछे की ओर आता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, ऐसा। अब बताओ जब ये रोल कर रहा होगा तो ऐसे पीछे जा रहा होगा और साथ में ऐसा रोटेट भी कर रहा होगा। तो जैसे हम यहां पे प्लैंक को खींचेंगे, जैसे हम यहां पे प्लैंक को खींचेंगे तो ये जो सिलेंडर है, बताओ ये सिलेंडर ऐसा रोल करता हुआ पीछे की ओर आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। फिर अबे तो अब ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर किस सरफेस पे रोल कर रहा है, ग्राउंड पे या प्लैंक पे, प्लैंक पे। और प्लैंक भी क्या कर रहा है, मोशन में है। तो यहां पे प्लैंक मोशन में है और प्लैंक मूवेबल है, और इस मूवेबल प्लैंक के ऊपर ये बॉडी वहां पे क्या कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। इससे पहले जो भी हमने प्योर रोलिंग का केस कंसिडर किया था वो किस पे कंसिडर किया था, ग्राउंड पे। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इमेजिन करो यहां पे कि प्लैंक का एक्सेलरेशन a1 है। अब प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया प्लैंक का एक्सेलरेशन a1, और अब प्लैंक का तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ड्रॉ किया प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम।
बताओ प्लैंक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कौन कौन से फोर्सेस शो किए? एक तो शो किया इसका वेट, दूसरा ग्राउंड की नॉर्मल, फिर जो ऊपर स्लेंडर होगा, स्लेंडर भी क्या करेगा? नॉर्मल अप्लाई करेगा। फिर इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स एफ आगे की ओर। और कुछ है? फ्रिक्शन। अब बताओ फ्रिक्शन कहां है? फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन राइट की ओर या फ्रिक्शन लेफ्ट की ओर? तुम्हें कैसा चला फ्रिक्शन राइट की ओर है? हाँ, अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि फ्रिक्शन राइट की ओर है या लेफ्ट की ओर है? भाई ये बताओ मुझे, अगर हम प्लैंक पे बैठ के किसको देख रहे हैं? स्लेंडर को। तो बताओ जब प्लैंक पे बैठ के अगर तुम स्लेंडर को देखोगे और स्लेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे क्या शो किया? नॉर्मल एन, यहां पे एम जी। ये ऑब्जर्वर किस फ्रेम पे? मालूम है क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम? नहीं, बाकी लोगों को भी नहीं मालूम क्या होता है। और वेरिएबल हुआ तो फिर अबे कोई भी फ्रेम अगर एक्सेलरेट कर रहा है और उस पर अगर हम बैठे हैं तो वो हमारा कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। तो अब मैं अगर बोल रहा हूं कि अगर ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठा है तो फ्रेम कहां जा रहा है? आगे। सीडो फोर्स कहां लगेगा? तो इस डायरेक्शन में सीडो फोर्स लगा कि नहीं लगा? तो यहां पे नॉर्मल है, एमजीए MA1 है? अब इनमें से मालूम था सीडो फोर्स क्या होता है? पीछे तो क्या होता है सीडो फोर्स? क्या होता है सीडो फोर्स? नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के अगर बॉडी फ्रेम पे बैठी है उस पे तो फिर उस बॉडी पे जो फोर्स अब बताओ इनमें से कोई भी फोर्स बॉडी को सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करा पाएगा क्या? नहीं। और हमें मालूम है कि अगर हम प्लैंक पे बैठ के देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ रोल कर रहा है कि नहीं रोल कर रहा है? तो इसके पास इस डायरेक्शन में कोई टॉर्क आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और वो टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? तो इस पे अगर फ्रिक्शन राइट की ओर है तो इस पे फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? लेफ्ट की ओर। इसका एक्सेलरेशन कितना था? अब बताओ प्लैंक की इक्वेशन क्या लिखेंगे? ये प्लैंक कहां जा रहा है? आगे। तो इक्वेशन F माइनस एफ एस इक्वल्स टू क्या हो गया? M इंटू A1। देखो आएगा कि नहीं आएगा? F माइनस एफ एस इक्वल्स टू हो गया M इंटू A1। अब इसके बाद क्या करें? क्या? अब इससे क्या मिलेगा? वाई एक्सिस का मतलब ही नहीं हमें। एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई। अब हम क्या करेंगे? प्योर रोलिंग किसके लिए हो रही है? तो इस ऑब्जर्वर के लिए हम इस सिलेंडर की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अच्छा A1 क्या था वहां पे? A1 वहां पे क्या था? A1 था वहां पे एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा बॉडी किस पे रोल कर रही है? प्लैंक पे। तो अगले स्टेप में यहां पे मानो A2 और यहां पे मान लो अल्फा। अब यहां पे लिखो A2 क्या है? तो A2 हो जाएगा वहां पे एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। अब बताओ प्लैंक पे बैठ के अगर तुम इस सिलेंडर की स्टडी करोगे तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है प्लैंक के रेस्पेक्ट में? A2। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा। अब ये कहां जा रहा है प्लैंक के रेस्पेक्ट में? पीछे। तो इक्वेशन क्या लिखें? इक्वेशन लिखेंगे वहां पे MA1
माइनस एफ एस इक्वल्स टू m इंटू ए टू। बताओ एक इक्वेशन ये आएगी कि नहीं आएगी? अब दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? ये तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा क्या देखेंगे? सेंटर ऑफ मास अबाउट रोटेशन। कौन टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है? तो यहां पे लिखोगे एफ एस इंटू आर इक्वल्स टू आईसीएम इंटू अल्फा। आईसीएम की वैल्यू कितनी? एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। ये इक्वेशन 3 होगी कि नहीं होगी वहां पे? फिर क्या यूज करें? बताओ ए किसके रेस्पेक्ट में? अबे ये जो A2 है ये प्लैंक के रेस्पेक्ट में है कि नहीं है? तो मैंने क्या बोला था, अगर प्लैंक पे बैठ के देख रहे हो तो A2 इक्वल्स टू आर अल्फा, ये रिजल्ट क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। अगर A2 प्लैंक के रेस्पेक्ट में है तो A2 इक्वल्स टू आर अल्फा रिजल्ट क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो थर्ड इक्वेशन जो आएगी, फोर्थ इक्वेशन जो आएगी वो आएगी A2 इक्वल्स टू आर अल्फा। अब इन सब इक्वेशन को सॉल्व करो। बताओ अननोन कितने हैं? अननोन कितने हैं? अबे 4 अननोन है ना, 3 कहां से काउंट कर रहे हो? एफ एस अननोन, A1 अननोन, A2 अननोन, अल्फा अननोन। तो 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करो तो यहां से हमें क्या मिलेगा? A1 और A2। हो गया? अभी 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है मैथ्स में। अभी क्या टाइम लगेगा तुम्हें कैलकुलेट करने में? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, नहीं आएगा कुछ? हाँ, A1 A2 के टर्म में कैसे आ जाएगा? हाँ, अबे F के टर्म में आना चाहिए ना। क्या नहीं सॉल्व होगा? इक्वेशन 4 है और 4 अननोन है। मुझे तो लगा सॉल्व हो जाएगा तुम लोगों से। अबे 3 और 4 से कुछ एफएस की वैल्यू निकलेगी और उसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो A2 नहीं मिलेगा। तो वही तो पूछ रहा हूं, कितना है A2?
हाँ बोलो, हाँ बोलो। अबे एफ एस नहीं, एफ एस की जब तू वैल्यू पुट कर देगा तो क्या मिलेगा? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें पहले, क्या? हाँ, अरे जो भी करोगे, तुम लोग को मैथ्स आती ही नहीं आती। 4 इक्वेशन, 4 अननोन, चाह रहा है समझ में? यानी 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है मैथ्स में। तो मैथ्स में सिंपल सा रूल होता है, 2 इक्वेशन होगी, 2 अननोन हो गए तो सॉल्व होगा। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन लिखी तो है मैंने। A1 की वैल्यू कितनी? चेक करो, A1 की वैल्यू 3F/4m। अब सब लोग पूछेंगे कैसे आया? अभी करो सही सॉल्व तुम लोग, पहले कैसे कर रहे हो तुम लोग? भाई एफ एस की वैल्यू पुट करोगे तो A2 A1 में रिलेशन आएगा, यहाँ पे एफ एस की वैल्यू पुट करोगे तो A2 A1 में रिलेशन आएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं तो 1 और 2 को ऐड कर दो तो MA1 कैंसिल आउट होगा, F माइनस 2FS इक्वल्स टू MA2, FS की वैल्यू A2 के टर्म में पुट कर दो। अबे कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो A2 के टर्म आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों को ऐड करोगे तो MA1 क्या हो गया? अब क्या हो जाएगा? F माइनस 2FS इक्वल्स टू MA2 है कि नहीं है? और FS की वैल्यू MA2 के टर्म में पुट कर दें तो A2 नहीं निकलेगा। किसकी वैल्यू? A2, यानी A1 आ गया 3F/4m, A2 कितना? F/2m। यही आया क्या A1 A2? आ गया इतना? अबे ये आया है कि नहीं है? 4 इक्वेशन, 4 अननोन से A1 A2 मिल गए कि नहीं मिल गए? लेकिन अब क्या चीज ध्यान रखना है, A1 और A2 दोनों ग्राउंड फ्रेम में है क्या? नहीं, A1 है ग्राउंड फ्रेम में और A2 किसके रेस्पेक्ट में? प्लैंक के रेस्पेक्ट में। अब मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि ये तुम्हारा प्लैंक था, ये तुम्हारा प्लैंक था और जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे उसका सेंटर एच से कोइंसाइड कर रहा था। जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे सिलेंडर का सेंटर किससे कोइंसाइड कर रहा था? एच से। अच्छा, अब ये कहां जा रहा है? ये तो A1 से कहां जा रहा है? राइट की ओर जा रहा है। और कोई ऑब्जर्वर अगर कहां बैठा हुआ है? प्लैंक पे, तो इसको ये कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इसको ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है लेफ्ट में, कितने से? A2 से। तो जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा है इसके लिए सिलेंडर इस तरह से रोल कर रहा है कि नहीं रोल कर रहा है? और कुछ टाइम बाद डायग्राम ऐसा भी आएगा कि नहीं आएगा? ये ग्राउंड, बताओ, ये अगर एंड ए है, ये एंड बी है, तो कुछ टाइम बाद सिलेंडर रोल करता हुआ कहां पहुंच जाएगा? दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा। अब मैं अगर बोलता हूं कि प्लैंक की लेंथ कितनी है? L, तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कितना टाइम लगा या कितने टाइम बाद ये सिलेंडर प्लैंक से नीचे चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे बताओ? जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा है उसके लिए सिलेंडर कितना चलेगा? मान लो प्लैंक की लेंथ L है, तो क्वेश्चन में अगर प्लैंक की लेंथ L है तो L वहां पे सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक? तो अब हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं नहीं यूज कर सकते हैं? S इक्वल्स टू ut प्लस,
और अगर रिलेटिव के फॉर्म में जाएंगे तो ये होता है एस रिलेटिव, यू रिलेटिव, ए रिलेटिव। अब होता ही नहीं होता है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियली तो जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा था उसके लिए सिलेंडर कैसा था? रेस्ट में। तो u क्या हो गया? 0 हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? 8 टाइम कितना लगा? t स्क्वायर। t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट कितना? तो यहां से हम वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें ये सिलेंडर प्लैंक से क्या होगा? नीचे चला जाएगा वहां पे। अब चेक करो टाइम कितना निकल के आ रहा है। कितना? आ गया टाइम इतना। तो t आ गया वहां पे कितना? रूट। देखो इतना आ रहा है क्या? तो इतने टाइम बाद ये सिलेंडर प्लैंक से क्या होगा? नीचे उतर जाएगा। अच्छा, इतने टाइम में प्लैंक कितना चला? अगर क्वेश्चन में पूछता कि इतने टाइम में प्लैंक कितना चला, भाई प्लैंक तो आगे जा रहा ही नहीं जा रहा है। तो इतने टाइम में अगर ये प्लैंक चला कितना? x1, तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं क्या प्लैंक के लिए? x1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। प्लैंक का एक्सेलरेशन कितना था? a1 टाइम मिल गया t स्क्वायर। तो a1 की वैल्यू मालूम है, t की वैल्यू मालूम है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? x1। हो गया? आ गया इतना? अच्छा बताओ, इतने ही टाइम में सिलेंडर कितना चला ग्राउंड फ्रेम पे? इतने ही टाइम में सिलेंडर कितना चला ग्राउंड फ्रेम में? हाँ, एल प्लस, क्यों बोलोगे एल प्लस x1? कि एल माइनस x1? अच्छा ये बताओ तुम मुझे पहले, यहां पे बता तो अगर कुछ नहीं पाओगे तुम लोग, कि ये जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए सिलेंडर कहां जा रहा है? हाँ, पीछे तो प्लैंक वाले के लिए जा रहा है। जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा है उसको सिलेंडर पीछे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राउंड वाले को कहां जाता हुआ दिखाई देगा? अबे ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये सिलेंडर आगे जाता हुआ दिखाई देगा या इसको भी पीछे आता हुआ दिखाई देगा? हाँ, कैसे मालूम चला आगे जाता हुआ दिखाई देगा? क्या? a1 की वैल्यू ज्यादा तो? अबे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम एक्सेलरेशन देखेंगे।
भाई ग्राउंड फ्रेम में इनिशियली सिलेंडर कैसा है, रेस्ट में है। अगर इसका एक्सेलरेशन आगे होगा तो आगे जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन पीछे हुआ तो हम सब कैलकुलेट क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कैसे मिलेगा सिलेंडर का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिलेंडर का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस प्लैंक का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताओ यही लिखोगे नहीं लिखोगे यहां पे? अब बताओ सिलेंडर प्लैंक के रेस्पेक्ट में कहां जा रहा है, सिलेंडर प्लैंक के रेस्पेक्ट में, सिलेंडर प्लैंक के रेस्पेक्ट में कहां जा रहा है, पीछे। कितने से, A2 से। प्लैंक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहां जा रहा है, आगे। कितने से? अब चेक करो दोनों में से कौन सी चीज बड़ी है, A1 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना आएगा, सिलेंडर का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगा वहां पे A1 माइनस A2, और चेक कर लो वैल्यू कितनी, हाँ F बाय, देखो इतना होगा कि नहीं होगा, F बाय 4m। अब बताओ कोई चीज पहले से रेस्ट में थी, अगर कोई चीज पहले से रेस्ट में थी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आगे की ओर है, तो कहां जाएगा, आगे की ओर। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि ग्राउंड फ्रेम में ये सिलेंडर कितना आगे गया, तो मान लो x2 आगे जाएगा, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी ut प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन कितना आया, f बाय 4m इंटू टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू मालूम है, f बाय 4m, t की वैल्यू पुट कर दो तो यहां से मिल जाएगा किसका डिस्प्लेसमेंट, सिलेंडर का। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो दोनों आगे की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कितना है x2 की वैल्यू, हाँ, और x1 कितना आया था, देखो चेक करो ये आया कि नहीं आया। x1 कितना बोल रहे हो तुम, तो अब देखो यहां पे x1 आ गया 3l बाय 2, x2 कितना आ गया, l बाय। अब बताओ दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो रिलेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। अभी ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो रिलेटिव के लिए सबट्रैक्ट करेंगे। बताओ सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, अभी 1.5 में से 0.5 सबट्रैक्ट करोगे क्या निकल के आएगा, 1 ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, L। ये कौन सा रिलेटिव, और यही था कि नहीं था रिजल्ट हमारा। जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा है उसके लिए सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव है, और रिलेटिव की वैल्यू हमने कितनी ली थी, L ली थी वहां पे। आया समझ में? चलो बताओ क्या आएगा फिर, t की वैल्यू इतनी आएगी कि नहीं आएगी, और अगर t की वैल्यू आ गई तो हम x1 x2 कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है वहां पे, कि जब भी कोई बॉडी किसी मूविंग बॉडी पे क्या कर रही होगी, रोल कर रही होगी, तो हमें केवल ध्यान रखना है कि जो ऑब्जर्वर सरफेस पे बैठा है उसी के लिए A इक्वल्स टू आर अल्फा फॉर्मूला क्या है, एप्लीकेबल है। बस इतनी चीज याद रहेगी तो क्वेश्चन तुम्हारा वहां पे क्या होगा, नहीं होगा सॉल्व तुमसे, हमसे तो होगा तुमसे नहीं होगा, पर हो जाएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, कर दो, आता है कि नहीं आता, हाँ करो ट्राई, रब करें इतना, कर भाई ट्राई, मैं तेरे से पूछूंगा वहां पे। यहां पे ग्राउंड, और ग्राउंड पे हमने क्या शो किया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इजी करने के लिए दोनों का मास सेम ले लेते हैं, इसका एंगल थीटा, और ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड को हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाके प्लेस किया है।
फिर यहां पे हमने एक बॉल को लाके क्या किया है, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बॉल है, बॉल का मतलब स्फेयर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको स्फेयर मानना है जिसका मास m, रेडियस कितना r। इन दोनों के बीच का सरफेस रफ है और क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रिक्शन सफिशिएंट है। तो स्फेयर और इंक्लाइंड के बीच का सरफेस रफ है और दोनों के बीच का फ्रिक्शन सफिशिएंट है। फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट है तो जैसे ही हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम छोड़ेंगे ये ऑब्जेक्ट इस तरह से ऐसे रोल करता हुआ नीचे आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है किस पे, इस इंक्लाइंड प्लेन पे। अच्छा, अब इस इंक्लाइंड प्लेन का क्या होगा भाई, ये तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, तो जो भी नॉर्मल आएगी, नॉर्मल कहां मूव कराएगी, तो अब तुम यहां पे बोल सकते नहीं बोल सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या होगा, a1 होगा। अब बताना है a1 की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और ये एक्सेलरेशन किसका कैलकुलेट करना है, इस वेज का। अरे अब ये बताओ, फिर से रोलिंग किस पे हो रही है, अबे फिर से यहां पे रोलिंग किस पे हो रही है, अबे मूविंग सरफेस पे। भाई इंक्लाइंट पे तो हो रही है, लेकिन ये इंक्लाइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहां पे फिर से कॉन्सेप्ट यूज करो रोलिंग ऑन अ मूविंग सरफेस का। तो अब क्या करो, यहां पे इमेजिन करो कि एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है। अब इसके लिए अगर इसका एक्सेलरेशन a2 है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो पहला फॉर्मूला तो हम यही यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे कि a2 इक्वल्स टू, भाई जो ऑब्जर्वर मूविंग सरफेस पे बैठा है उसके लिए अगर एक्सेलरेशन मान लिया तो a2 इक्वल्स टू आर अल्फा यहां पे क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। होगा ही नहीं हुआ। अब क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे,
फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो यहां पे वेज का। बोलो कौन कौन से फोर्स शो करेंगे वेज के ऊपर? एन डैश, एम जी, और किसके लिए सीडो फोर्स पे? वेज कहां पे जाके देख रहे हो वेज की स्टडी? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेज कहां जा रहा है? और कोई फोर्स होगा कि नहीं होगा? फ्रिक्शन होगा। कहां होगा फ्रिक्शन? ऊपर होगा वेज पे। अबे नीचे होगा। बॉल को कैसे रोटेट कराना है? तो बॉल पे फ्रिक्शन जब ऊपर लगेगा तो वेज पे कहां लगेगा? ये एंगल थीटा। ये एंगल कितना था? थीटा ही आता था नहीं आता था? तभी तो हम बोलते थे एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। तो बताओ यहां पे नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या होगा? एन कॉस थीटा, यहां पे एन साइन थीटा। ये एंगल कितना? तो यहां पे फ्रिक्शन का कंपोनेंट क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। देखो है कि नहीं है वहां पे? अब बताओ ये वेज कहां जा रहा है? राइट की ओर। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ए वन। देखो है कि नहीं है वहां पे? एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? एम इंटू ए वन। अभी ये इक्वेशन बने ही नहीं बनेगी वहां पे। फिर इसके बाद क्या इक्वेशन यूज करें? अभी अननोन कितने आ गए? अबे एन अननोन आ गया, एफ एस अननोन आ गया, ए वन अननोन आ गया, ए टू आ गया, अल्फा भी आ गया। तो कितने हो गए? 5। अब क्या करें? अब हम क्या करें? स्लेंडर की स्टडी करें। कहां पे बैठ के? वेज पे। बताओ स्लेंडर की अगर स्टडी करोगे वेज पे बैठ के तो यहां पे क्या शो करोगे? नॉर्मल एन, इधर एम जी। ये एंगल कितना था? अबे थीटा का ही नहीं था वहां पे। अच्छा फ्रेम कैसा है? नॉ इनर्शियल। तो फ्रेम अगर आगे जा रहा है A1 से तो सीडो फोर्स कहां होगा? पीछे। कितना होगा सीडो फोर्स? m इंटू A1 पीछे की ओर। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा वहां पे? होगा? हाँ, अब क्या करोगे वहां पे? अबे और भी फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? तो फ्रिक्शन कहां होना चाहिए? अब यहां पे mg का कंपोनेंट कितना? mg साइन थीटा, यहां पे mg कॉस थीटा, फिर ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो n के साथ हो जाएगा m a1 साइन थीटा और यहां पे क्या होगा? m a1 कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a2। अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी वहां पे? अलोंग द इंक्लाइन। अब इक्वेशन तुम लिखोगे m a1 कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल्स टू क्या हो गया? m इंटू ए टू। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा वहां पे? और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? n प्लस एम ए वन साइन थीटा किसके बराबर? एम जी कॉस थीटा के।
देखो है कि नहीं वहां पे? अबे है। अब एक और इक्वेशन आएगी जब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर किया, अब कंसिडर करो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल मोशन। किसका टॉर्क बन रहा है? तो अगली इक्वेशन तुम यूज करोगे एफ एस इंटू आर इक्वल्स टू आईसीएम। तो आईसीएम हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। इसको इक्वेशन 1 2 3 4। अब बताओ 5 इक्वेशन 5 अननोन है कि नहीं है? अब इन पांचों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा? A1 और A2। अबे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? लिखो आगे, लिखो तुम लोग, लिखो आगे, हेडिंग डालो, करके देख लेना उसमें। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे रोलिंग विथ स्लिपिंग। नेक्स्ट लिखो वहां पे रोलिंग विथ स्लिपिंग। रोलिंग विथ स्लिपिंग। अच्छा, कभी जैसे हम बोलते हैं कि हमारी कार स्लिप कर गई, और कहीं हम बोलते हैं हमारी कार स्किड कर गई, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, मैं बोलता हूं मेरी गाड़ी स्किड कर गई, या फिर बोलता हूं मेरी गाड़ी स्लिप कर गई, कुछ है क्या डिफरेंस? सर स्पीड तो ब्रेक मार के होता है, स्किड ब्रेक मारने के बाद रोलिंग में बंद हो जाती है, तो स्लिप ट्रांसलेशन। और स्लिप में? स्लिप में रोटेशन मोशन चालू रहता है बस। हाँ, देखो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? रोलिंग विथ स्लिपिंग की। तो वहां पे हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि अगर ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। अगर ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है और ये v है और ये क्या है? ओमेगा। तो वहां पे हमने एक तो रिजल्ट क्या प्रूव किया था कि v किसके बराबर था? अगर r उस बॉडी का क्या था? रेडियस। फिर वहां पे हमने क्या बोला था कि अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, इस पॉइंट का क्या था? एक्सेलरेशन तो जीरो होता ही नहीं है। अरे वहां लिखवाया था जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, अगर मान लो P पॉइंट ग्राउंड को टच करता है तो लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी वहां पे क्या होती है? जीरो होती है। एक्सेलरेशन जीरो होता है क्या? कौन सा एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहेगा? हाँ, टेंजेंशियल क्यों रहेगा भाई? एक बार ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो ACM, रोटेशनल कंसिडर करोगे तो R अल्फा पीछे की ओर और R ओमेगा स्क्वायर ऊपर की ओर। अब क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी? ACM R अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन R ओमेगा स्क्वायर है उस इंस्टेंट पे, और वो कहां डायरेक्टेड है? टुवर्ड्स द सेंटर है। मैंने क्या बोला अभी? क्या क्या क्यों है? रोटेशन में क्या? अबे एक्सेलरेशन कब मिलता है? एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, एक बार रोटेशन। तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, लेकिन उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है उस इंस्टेंट पे? जीरो। और अगर लोअर मोस्ट पॉइंट कैसा है? रेस्ट में, तो हम बोलते हैं कि वो हमारा किसका केस है? प्योर रोलिंग का केस है। अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे अगेन हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पे अगेन ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी रोल कर रहा है,
यानी ये भी रोलिंग है, ये भी रोल कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस तरह से रोल कर रहा है कि इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, यहां पे लोअर मोस्ट पॉइंट कैसा था, अब इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो पीछे जा रहा है, कई बार ऐसा होता है, और इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। तो ये जो केस रहेगा, ये केस होगा रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग का। और यहां पे लोअर मोस्ट पॉइंट कहां जा रहा है, तो अगर ये सरफेस है और लोअर मोस्ट पॉइंट आगे चलता जा रहा है तो फिर यहां पे हम बोलेंगे कि ये किसका केस है, ये केस है रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग का। अच्छा, वहां पे ये भी बोला था, नहीं बोला था कि यहां पे पॉइंट कैसा है, रेस्ट में। यहां पे पॉइंट कहां जाएगा, बैकवर्ड स्लिपिंग है तो पीछे जाएगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो पॉइंट कहां जाएगा, आगे। फिर वहां पे ये लिखवाया था कि जब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 2 पाई आर के क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग की या फिर हम बात करते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग की, तो इन दोनों ही केस में ध्यान रखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास 2 पाई आर के इक्वल नहीं होगा। अगर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है तो इन दोनों ही केस में जो सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 2 पाई आर के बराबर नहीं होगा। अच्छा, अब ऐसा केस कब बनता है बैकवर्ड स्लिपिंग का, तो बैकवर्ड स्लिपिंग की जब हम बात करते हैं तो ऐसा केस बनता है जब किसी वाटर लॉक्ड एरिया में, अगर कोई वाटर लॉक्ड एरिया है और वाटर लॉक्ड एरिया में क्या खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है। क्या होता है वाटर लॉक्ड एरिया, कहाँ है, ढूंढोगे तुम लोग बाद में 12वीं के बाद, डैम पे होगा ना, डैम पे होता ही नहीं होता है वाटर लॉक्ड एरिया, होता है। अब बताओ, जो वाटर लॉक्ड एरिया होता है, अगर वाटर लॉक्ड एरिया में कार खड़ी हुई है और अगर हम एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, कार का टायर केवल वहीं पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और कार हल्की सी आगे बढ़ती है। तो बताओ, ये जो कार का टायर है, अगर ये कार का टायर अगर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो ये कार क्या 2 पाई आर आगे बढ़ी क्या। अब यहां पे कार जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बताओ वो 2 पाई आर से कम होता है कि नहीं होता है वहां पे। अच्छा, वहां पे ये चीज भी ऑब्जर्व करना, जब वाटर लॉक्ड एरिया में हम क्या करते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं तो जो भी कीचड़ रहता है वो पीछे की ओर जाता है या आगे की ओर जाता है, क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट कहां है व्हील का, पीछे जा रहा है। अब लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे जाएगा तो जो चीज के कांटेक्ट में आएगी उसको भी कहां भेज देगा, पीछे भेज देगा। तो यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास है वो 2 पाई आर से क्या होता है, कम होता है। अच्छा, अब इस पॉइंट की वेलोसिटी देखते हैं। इस पॉइंट की अगर तुम वेलोसिटी देखोगे तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण क्या होती है, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस पॉइंट की वेलोसिटी, और रोटेशनल मोशन के कारण आर ओमेगा। अच्छा, अब ये लोअर मोस्ट पॉइंट कहां जा रहा है, पीछे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आर ओमेगा ग्रेटर देन होता है VCM। इतना समझ में है, बस इतना ही समझ में आएगा, क्योंकि टॉपिक ही नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। अच्छा, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग कब होती है, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है अगर रोड हमारी कैसी है, वेट है। जब पानी गिर जाता है तो रोड हमारी वेट होती है, और उस वेट रोड पे अगर हम 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, अगर हम तेजी से ब्रेक मार दें तो क्या होता है, जब हम तेजी से ब्रेक मारते हैं तो उसका रोटेशन क्या होता है, एक तरह से खत्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है।
अब उसका ओमेगा कम हो जाता है ब्रेक मारने से, लेकिन जो व्हीकल रहता है वो इस कहां जाता है, आगे की ओर जाता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अच्छा पॉइंट कहां मूव करता है, जो टायर रहता है वो इस तरह से आगे की ओर जाता ही नहीं जाता है। तो ये केस होता है रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग का। और यहां पे ध्यान रखना है, अब ओमेगा तो बहुत कम हो गया, जैसी हमने ब्रेक मारी तो ओमेगा तो बहुत कम हो गया, लेकिन कार के पास वी होती कि नहीं होती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन वो 2 पाई आर से क्या होता है, ज्यादा होता है। इतना समझ में है? और लास्ट क्या हो जाएगा वहां पे, बताओ, यहां पे अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये अगर VCM है, ये ओमेगा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण VCM, रोटेशन के कारण R ओमेगा। और बताओ VCM ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, और VCM अगर ज्यादा है तभी ये पॉइंट आगे जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखना है VCM ग्रेटर देन R ओमेगा होता है। अच्छा, वहां पे ये भी लिखवाया था, नहीं लिखवाया था कि अगर फ्रिक्शन यहां पे डेवलप होगा तो उसका नेचर वहां पे क्या होगा, स्टैटिक होगा। लेकिन जब भी रोलिंग विथ स्लिपिंग होती है तो जो भी फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन यहां पे काइनेटिक होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला वहां पे क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। अच्छा, फ्रिक्शन लगेगा कहां, तो अब क्या बोलोगे वहां पे, अगर कोई तुमसे पूछता है कि फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो ये पॉइंट कहां जा रहा है, पीछे। तो अगर ये पॉइंट पीछे की ओर स्लाइड कर रहा होगा तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, आगे की ओर। और यहां पे क्या होता है, यहां पे जो टायर रहता है उसका पॉइंट कहां जा रहा है, आगे, तो ये आगे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन टायर के ऊपर कहां लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। तो एक होता है प्योर रोलिंग और दूसरा होता है वहां पे रोलिंग विथ स्लिपिंग। तो या तो रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी या फिर क्या होती है, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग होती है। कई बार ऐसा भी होता ही नहीं होता, जैसे बॉल रहती है तो बॉल को हम ऐसे स्पिन देते हैं और थ्रो करते हैं आगे की ओर, तो क्या होता है, अरे पीछे आती है, कभी करके देखना। क्या करने के लिए बोला है, बॉल को ऐसे टर्न करना है, तो हम ओमेगा कैसे दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अरे टेनिस की बॉल लो, उसको ऐसे रोटेट कराओ और आगे की ओर थ्रो करो, तो जैसी वो गिरती है वो कहां जाती है, क्या आगे जाती है, देखा है ऐसा कभी, हाँ। तो वो जो केसेस आते हैं ना, वो आते हैं किसके, रोलिंग विथ स्लिपिंग के। और इस पे क्वेश्चन IIT में आ चुका है।